ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एंगल बाइसेक्टर वेक्टर को कैसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम हम लोगों ने किया था, जैसे एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस हमने देखा था। एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस देखा था हमने। ठीक है। तो ये वाला पार्ट हम लोगों ने बहुत पहले कर लिया था, लेकिन यहां पे था कि एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस निकालना था। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू या गोइंग थ्रू पैरेलल ऑफ प्लेन। ठीक है, एक पैरेलल प्लेन के थ्रू चलते हुए हम लोगों ने ये डिस्टेंस निकाला था लाइन से। उसी तरह लाइन से प्लेन का डिस्टेंस निकालना होगा। ठीक है, मेजर्ड थ्रू एनी लाइन, किसी लाइन के थ्रू मेजर करके कैसे निकालेंगे। तो हम लोगों ने ये दूसरा वाला पार्ट देखा था, पहला वाला पार्ट देख लेते हैं। यहां पर क्या होगा, ये क्वेश्चन देखिए। सपोज कीजिए कि आपको निकालना हो, क्वेश्चन हो, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ऑफ द पॉइंट P. This point is 3, 8, 2. 2 from the line, from the line x minus 1 by 2 equals to y minus 3 by 4 equals to z minus 2 by 3, measured parallel, to the plane, measured parallel to the plane 3x plus 2y minus 2z plus 5 equals to 0। ठीक है, इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया हुआ कि आपको इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है, लेकिन वो डिस्टेंस जो होना चाहिए मेजर्ड पैरेलल टू द प्लेन, इस प्लेन के पैरेलल चलते हुए आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, कोई नहीं, चलिए ये निकालना है आपको। फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्राई कीजिए इसको। इसके बाद एक थ्योरी का पार्ट बच गया है, जहां पे अनसिमेट्रिकल लाइन का डिस्कशन करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? अनसिमेट्रिकल लाइंस का डिस्कशन हम लोगों ने अभी तक नहीं किया है, उसको थोड़ा सा कर लेते हैं। क्या होता है अनसिमेट्रिकल लाइंस? हम लोगों ने पढ़ लिया, जो हम लोगों ने लाइन का इक्वेशन पढ़ा है, ये वाला जो लाइन का फॉर्म है उसको सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन बोलते हैं। तो ये अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन क्या होगा उसको देख लेंगे आज। चलिए ट्राई कर रहे हैं इसको। ट्राई कीजिए। अभिनव, रिप्लाई करो, अब तक आंसर आ जाना चाहिए था। हाँ सही है, वेल डन प्रत्युष। तो देखिए अभी तक और लोगों ने किया है। अभिनव, अमन, देखिए क्या करना है। सपोज कीजिए कि ये एक लाइन है, इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं हम। इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। अब चूंकि ये डिस्टेंस ऐसा वैसा नहीं है, किसी प्लेन के पैरेलल जाते हुए हमें निकालना है। तो सपोज कीजिए कि यहां पर कोई प्लेन है,
तो इस प्लेन से पैरेलल जाते हुए, इसका मतलब ये कुछ अगर ऐसे देंगे, तो इस प्लेन से पैरेलल अगर हम जाएंगे तो ये पॉइंट P है, सपोज कीजिए P, एंड दिस इज 3,8,2, ये वाला पॉइंट है P। और इस प्लेन के पैरेलल जाते हुए निकालना है, सपोज कीजिए कि यहां पर कोई पॉइंट A हो, इस ए पॉइंट, तो इस लाइन का कोई जनरल पॉइंट लिख लीजिए। इस लाइन का जनरल पॉइंट क्या होगा, देखिए यहां से इसको लेमडा हम मान सकते हैं, तो दिस दिस इज समथिंग लाइक, क्या हो जाएगा, 2 λ+1, दूसरा जो कंपोनेंट होगा 4 λ+3, और जो तीसरा कंपोनेंट होगा 3 λ+2, 3 λ+2 हो जाएगा। ये कोई भी जनरल कोऑर्डिनेट हुआ इस लाइन ए पर, हमने जनरल कोऑर्डिनेट लिखना आपको सिखाया है, 2 λ+1, 4 λ+3, 3 λ+2, इस तरह से। अब इस एपी पीए वेक्टर को निकाल लीजिए। पीए वेक्टर में हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो इसका पीए वेक्टर जो हो जाएगा 2 λ+1 - 3, तो ये हो जाएगा 2 λ - 2 हो जाएगा आई कैप, प्लस 4 λ+3 - 8, तो ये हो जाएगा 4 λ - 5 जे कैप, और उसके बाद हो जाएगा 3 λ+2 - 2, तो प्लस 3 λ के कैप हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मिल गया। तो अब ये जो होगा इस लाइन के पैरेलल चल रहा है, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट, ये जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्मल होगा। दैट मींस ये जो पीए वेक्टर होगा इसके नॉर्मल वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। नॉर्मल एन लिख दीजिए, एन कैप मत लिखिए, एन लिखिए। तो हम कहेंगे कि आपका ये जो पीए वेक्टर जो होगा उसके साथ डॉट ले लीजिए वेक्टर एन का, तो वो 0 मिलना चाहिए। तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये वैल्यूज हैं, अगर देखिए यहाँ पे निगेटिव भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने बताया था इसको पॉजिटिव करके लेना है। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा ये, क्योंकि अगर अगर ये इसको पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव साइन के साथ था, तो ये निगेटिव डायरेक्शन में, तो इसके निगेटिव डायरेक्शन के भी ये परपेंडिकुलर होगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इसके साथ डॉट लेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ दिस विल बी 2 λ - 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 4 λ - 5, and this is -6 λ, दिस इक्वल्स टू 0। यहां से लेमडा की वैल्यू कितना आया है प्रत्युष, लेमडा कितना मिला है, आई थिंक लेमडा 2 मिलेगा तब, 6 λ और 6 λ ये कैंसिल, 8 λ हुआ, और ये 16 हो जा रहा है, 10 अच्छा 16, हाँ लेमडा की वैल्यू 2 आ रहा है, सही है। तो लेमडा की वैल्यू 2 आ रहा है, तो ये लेमडा की वैल्यू 2 रख देंगे यहाँ पर। तो पहला कोऑर्डिनेट आ जाएगा 5, दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा 11, और तीसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा 8। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे, 3 या 5 - 3 2 मिलेगा, तो स्क्वायर रूट 2, 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 4, प्लस 11, ये 3 का स्क्वायर 9, और 8 - 2 6, 36, 36 प्लस 9 45 प्लस 4 49, स्क्वायर रूट 49, दैट मीन्स 12, 7 इसका आंसर होना चाहिए। तो आई थिंक सभी लोगों ने फाइंड आउट भी किया हुआ है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देते हैं, ये सुंदर क्वेश्चन होगा, चॉकलेट वाला क्वेश्चन होगा। प्रत्युष तैयार रहना, आज खाना नहीं खा रहे हो ना। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है कि if a b c are, question is if vector a b and c are three non-coplanar 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 unit modular unit modular यूनिट मॉड्यूलर है, ठीक है, यूनिट मॉड्यूलर वेक्टर्स each inclined with each other, each inclined
with other with other at 30 degree, at an angle लिख लो, at an angle 30 degree, ठीक है. Then the volume of tetrahedron, then the volume of tetrahedron whose edges are whose edges are A, B and C is, ठीक है. कह रहा है कि 3 A B C तीन जो है वो कोई नॉन कोप्लेनर यूनिट मॉड्यूलर वेक्टर्स हैं, ठीक है. और साथ ही साथ दिया हुआ है कि वो सभी वेक्टर्स एक दूसरे के साथ 30 डिग्री से इंक्लाइंड हैं. तो तो आपको उस टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम निकालना है जिसके ये ए बी सी क्या हो, एजेस हो. चलिए फाइंड आउट कीजिए. तो हाँ, क्वेश्चन हो गया, यही क्वेश्चन है भाई. अभी तक क्वेश्चन में भी डाउट है क्या कि कौन सा क्वेश्चन है? चलिए, अभिनव तुम कर रहे हो? आपको चलिए इतना हिंट है, फिगर वगैरह का कोई काम नहीं है. ऐसा नहीं कि आप इसका फिगर नहीं बना पाए तो क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है. फिगर का काम ही नहीं है. चलिए ये हमने कर दिया. मैक्सिमम जो टेट्राहेड्रॉन के क्वेश्चंस होते हैं टेट्राहेड्रॉन वगैरह के, तो वो वहां पे फिगर का काम आता है, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कोई फिगर का काम नहीं चाहिए. कोई फिगर की जरूरत नहीं है. अभिनव ट्राई कर रहे हो? चलिए, अच्छी बात है. एक लाइन का है भाई, ऐसा नहीं आप कहेंगे कि भाई ये चॉकलेट वाले प्रॉब्लम है तो हमने टफ क्वेश्चन दे दिए. आसान सा क्वेश्चन है, पूरा बताया हुआ पार्ट है. चलिए, क्विट कर रहे हो? ज्यादा लेंदी जा रहे होगे तो उतना नहीं है, 2 लाइन का क्वेश्चन है.
वो तो बच्चा भी निकाल लेगा। v²। उसके बाद क्या करेंगे? 1/12 कुछ आएगा। हाँ कुछ तो आएगा ही। सही है। अच्छा अटेम्प्ट है, लेकिन देखिए v इक्वल्स टू 1/6 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, ये होता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ये हम जानते हैं। और यहां से ये कह सकते हैं कि सभी जो वेक्टर्स हैं एक दूसरे से, हाँ अब सही है, सभी जो वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से 30 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड हैं, ठीक है। तो आप यहां से कहोगे, पहले तो हम ये कह लेते हैं कि ए डॉट ए इक्वल्स टू बी डॉट बी इक्वल्स टू सी डॉट सी, ये जो है कितना आया, 1 आएगा, क्योंकि भाई यूनिमॉड्यूलर है तो इसकी तो वैल्यू 1 आनी चाहिए थी। और साथ ही साथ ए डॉट बी, बी डॉट ए भी, और बी डॉट सी इक्वल्स टू सी डॉट ए, ये कितना आएगा, सभी की वैल्यू इक्वल आएगी क्योंकि दोनों यूनिमॉड्यूलर है और एंगल बिटवीन देम भी सेम है। तो आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज मॉड ऑफ, अगर इसकी बात करें मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू 1, मॉड ऑफ बी की वैल्यू 1 और कॉस थीटा यानी कॉस ऑफ 30 डिग्री, दैट मींस दिस विल बी √3/2, ठीक है। अब ये सब मिल गया तो आपको मैंने एक बताया था भाई कि अगर ए यहां देखिए ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, यहाँ पे कुछ भी कर लेंगे तो ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या कर लेंगे यहां से कि हम जानते हैं ए बी सी के ट्रिपल, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट ए, ये होता है ए डॉट बी, ए डॉट सी, दूसरा होता है बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट बी एंड सी डॉट सी, ये हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहां से इसकी वैल्यू अब आपको मिल जाएगी। ये कितना हो जाएगा 1, एंड दिस इज √3/2, दिस इज अगेन √3/2, ये हो जाएगा √3/2, 1 √3/2, √3/2, √3/2 और ये 1, ये हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, 3√3 -5 ÷ 4, ये आएगा ए बी सी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का होल स्क्वायर। तो अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो दिस विल बी 1/6, और इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं 3√3 -5 ÷ 4, इस 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 मिल जाएगा, तो 1/12 स्क्वायर रूट ऑफ 3√3 -5। चलिए सभी लोग तो देख रहे हैं इसमें कोई ज्योमेट्री वगैरह का काम नहीं था, डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर सकते थे। अब थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन देख लेते हैं, ठीक है, ये लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। ये भी आप लोग जानते हैं, बस केवल नाम अलग है इसलिए, और इसको निकालने के लिए लोग डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं तो टाइम टेकिंग हो जाता है। हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट करेंगे कि आपको एक ही तरफ सोचना है, एक ही साइड में सोचना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन, अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन, ठीक है। इसके पहले जो आपने लाइन पढ़ा था वो सिमेट्रिकल फॉर्म में था। यहां अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन में क्या होगा, मान लीजिए एक प्लेन है, पहला प्लेन,
a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा लाइन है p2, सॉरी दूसरा प्लेन है एन a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब जानते हैं अगर दो प्लेन है, सपोज कीजिए कि पहला जो प्लेन है वो कुछ इस तरह का है, इस तरह का, और जो दूसरा प्लेन है वो सपोज कीजिए कि कुछ इस टाइप का है, दिस इज P1 एंड दिस इज P2। तो ये जो लाइन है, मान लीजिए इस लाइन का नाम ए बी देते हैं या इस लाइन का नाम एल देते हैं, तो अगर इन दोनों प्लेन को देखा जाए तो ये दोनों प्लेन अगर एक साथ इनको कंसीडर करेंगे तो ये एक ये एक लाइन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लिखेंगे बोथ द प्लेन्स बोथ द प्लेन्स बोथ द प्लेन्स टुगेदर टुगेदर will will represent an equation of line। ठीक है, ठीक है, और ये किस तरह का लाइन होगा? द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, द लाइन ऑफ, ऐसे लिखेंगे, एंड दिस लाइन and this line is the line of intersection of the line of intersection of planes P1 and P2। ठीक है, दोनों प्लेन एक दूसरे पर जिस लाइन पर इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, उस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा ये इन सिस्टम ऑफ प्लेन से जो लाइन मिलेगा। ठीक है, तो यही अनसिमेट्रिकल फॉर्म होता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर आपको दो प्लेन दिए हो तो आप उस लाइन का यानी जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा उस इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमने आपको यहाँ पे फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन बताया हुआ है। या अगर फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन लिखना हो, ठीक है, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन या द फैमिली ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स P1 एंड P2, तो हमने लिखा था P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0। ये चीज हमने लिखवाया हुआ था। तो आपको वहां पर उस लाइन को फाइंड आउट करने के लिए एक तीसरे लाइन का कंडीशन यूज पड़ता था। हम लोग बिना यूज किए भी अगर सिंपली दो लाइन दिया हुआ है और उसके सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन क्या हो गए, ठीक है, ये जो लाइन मिला है ये अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन है। अगर पूछा जाए कि इसके सिमेट्रिकल कोई लाइन होगा, उस लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करोगे आप, तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको देख लेते हैं। हाँ, वो तो फैमिली ऑफ लाइंस हो जाएगा। ध्यान दीजिए, हमने इसके पहले P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल्स टू 0 दिखाया है और इसको कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी एक लाइन दिखाया था। कभी कभी क्या होता है कि आपको उस फैमिली ऑफ लाइन से प्रोसीड नहीं करें, यानी कि जो तीसरा कंडीशन दिया होता था या दूसरा जो कंडीशन था जिसके थ्रू हम लोग लेमडा फाइंड आउट करते थे, वो लेमडा हो सकता है मिसिंग हो। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। इस वाले में ये होता था कि आपको सर्टेन कंडीशंस को फॉलो करने वाले लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस P1 एंड P2 फाइंड आउट करना था। अब दूसरे वाले कंडीशन में क्या होता था कि दो प्लेन दिया हुआ है। अब जानते हैं कि दोनों प्लेन अगर टुगेदर एक सिस्टम की तरह ट्रीट करेंगे तो दे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट होंगे, और वो जो लाइन होगा वो अनसिमेट्रिकल फॉर्म में होगा। तो उस अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन से सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखना चाहते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो वो ये वाला पार्ट इससे प्रोसीड नहीं करेंगे, तो आप आसानी से जान भी जाएंगे। यहां पे लिख देगा राइट द सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द लाइन, इस तरह से, या कोई दूसरा कंडीशन नहीं दिया हुआ रहेगा लेमडा फाइंड आउट करने के लिए। तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे उसको देख लेते हैं। तो देखिए, अगर ये लाइन है
तो इसका कोई डायरेक्शन रेशियो होगा, तुम लिखेंगे लेट द DRS of the line AB represented by 1 and 2 represented by first and second are, क्या मान लेते हैं, LMN। DRS DCS कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, DCS कर लिया, LM और N मान लिया, LMN मान लिया, ठीक है। अब देखिए ये LMN इस लाइन के पैरेलल कहीं भी होगा, ठीक है, दैट मींस वो जो DCS होगा वो इस प्लेन के भी पैरेलल होगा, पहले वाले प्लेन के, यानी कि वो तो वेक्टर होगा ना भाई, ये DCS जो होगा ये कुछ ऐसा होगा। तो अगर इस तरह का कोई वेक्टर है तो वो इस प्लेन के भी पैरेलल होगा और दूसरे वाले P2 प्लेन के भी पैरेलल होगा क्या वो वेक्टर? अगर ये बात समझ में आ रहा है तो यस करके लिख दीजिए, और अगर डाउट है तो आप लिख सकते हो। यहां पे हमने बोला कि ये जो AB लाइन का DCS होगा, जो डायरेक्शन को साइन होगा, दैट विल बी पैरेलल टू दिस प्लेन P1 एंड द सेकेंड प्लेन P2। क्लियर होना चाहिए भाई? प्रत्युष क्लियर नहीं है क्या? चलिए अब देखिए, अगर ये पैरेलल है तो पहले वाले नॉर्मल वेक्टर और दूसरे वाले नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि देखिए पहले वाले के लिए A1L प्लस क्या हो जाएगा, B1M प्लस C1N की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एंड यहां से A2L प्लस B2M प्लस C2N की वैल्यू भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि भाई ये डायरेक्शन को साइन दोनों नॉर्मल वेक्टर के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं आगे बढ़ने के लिए। देखिए यहां से LMN, अब LMN रेशियो के फॉर्म में निकाल सकते हैं क्या? यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज कर लेते हैं, तो L की वैल्यू हम क्या बोलेंगे, B1C2 माइनस B2C1 इक्वल्स टू M डिवाइडेड बाई, इसको कर ले, यहां पे ऑर्डर चेंज होता है, A2C1 माइनस A1C2 हो जाएगा, माइनस A1C2 इक्वल्स टू N डिवाइडेड बाई ये डिलीट A1B2 माइनस A2B1 ऐसा हो जाएगा। तो यहां से LMN का हमें रेशियो के फॉर्म में, सपोज कीजिए कि दिस विल बी समथिंग लाइक K, तो यहां L की वैल्यू मिल जाएगा आपको K टाइम्स ऑफ B1C2 माइनस B2C1, यानी आप निकाल लेंगे, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि आपको इसका डायरेक्शन रेशियो मिल गया। इसमें देखिए अगर इसमें K से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्शन रेशियो, अभी ये डायरेक्शन रेशियो है, हमने बोला था कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर ये DCS है और DRS है तभी तो यहाँ पे कांस्टेंट मिला हुआ है, तो दोनों का रेशियो कांस्टेंट मिला हुआ है, दैट मींस ये जो पॉइंट, ये जो पार्ट है ये कॉरेस्पॉन्डिंग DRS है, DRS ऑफ द लाइंस है, इस लाइन का हमें DRS मिल गया, ठीक है, DRS मिल गया। अब इस लाइन, ये जो लाइन है किस पॉइंट से पास कर रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि ये लाइन इन दोनों प्लेन को XY प्लेन पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। इस फॉर्म में आप जब भी मिलेगा आपको क्वेश्चन तो इसी बेस पर मिलेगा, किसी मतलब XY प्लेन या ZX प्लेन, आप अपने ऑप्शंस देख लीजिएगा कि लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म में लिखा हुआ है। देखिए लाइन का इक्वेशन इस तरह से लिखा होगा, x माइनस x1 बाई समथिंग, मान लीजिए L, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई m, और यहां पे लिखा रहेगा z माइनस 0 डिवाइडेड बाई n, या आपको लिखा मिलेगा x माइनस x1 बाई L, y माइनस 0 डिवाइडेड बाई m,
इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन बाई एन। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जेड एक्स प्लेन से पास कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। तो अपना ऑप्शन देख लीजिएगा किस फॉर्म में है, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे कि यहां पे हम लिखेंगे कि लेट लेट द लाइन ए बी, द लाइन ए बी भाई इंटरसेक्ट भी कर रहा होगा इस, ये लाइन जो है दोनों प्लेन को इंटरसेक्ट भी कर रहा होगा। द लाइन ए बी इंटरसेक्ट्स इंटरसेक्ट्स P1 and P2 at x1 y1 कॉमा 0, x1 y1 कॉमा 0। ठीक है। अब अगर ये x1 y1 हमने मान लिया कि ये जो लाइन है इन दोनों प्लेन को किसी एक्स वाई प्लेन पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स वाई प्लेन पर इंटरसेक्ट करेगा तो किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, और उस एक्स वाई प्लेन का खासियत ये होगा कि वहां पे जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब इसको आसानी से हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट होगा हमारे इस दोनों प्लेन पर लाई भी करना चाहिए, दोनों प्लेन पर लाई भी करना चाहिए। तो पहले वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे, पहले प्लेन के इक्वेशन को, सिंस x1 y1 0 lies on P1 and P2, देन आप क्या कहोगे भाई कि A1 x1 प्लस B1 y1 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, Z1 कंपोनेंट में 0 रख देंगे, और A2 x2 प्लस B2 y2 इक्वल्स टू 0, ये भी मिल जाएगा। तो यहाँ दो इक्वेशन है, दो अननोन है, कौन कौन अननोन है, x1 y1। तो आप यहां से ऑप्टेन x1 y1, ऑप्टेन x1 y1, यहां से x1 y1 आपको मिल जाएगा। और जैसे ही x1 y1 मिल जाएगा तो आप लिखोगे नाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन, thus the equation of line AB is क्या हो जाएगा, x माइनस x1 बाई एल, एल और x1 यहां से फाइंड आउट हो जाएगा, L1 यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, y माइनस y1 बाई एम इक्वल्स टू जेड माइनस 0 बाई एन। ठीक है। तो इस तरह से लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे। समझ पा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत हुआ थ्योरी में, एक बार और एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम हुआ होगा तो, अदरवाइज वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। क्लियर है अभिनव, प्रत्युष का तो आई थिंक क्लियर है, लिख रहा है, अमन, अभिनव, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है ना, इससे हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, वो वाला वो सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल बिटवीन, क्वेश्चन फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन, देखिए लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म में दिया हुआ है, x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 0 एंड दिस इक्वल्स टू x प्लस 2y माइनस 2z। ठीक है, एंड x प्लस 2y प्लस z this equals to 0 and this is 3x plus 9y plus 5z, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे देखिए हमें जो भी लाइंस दिए हुए हैं, यहां पे जो लाइन दिया हुआ है वो क्या कह रहा है कि इन दो प्लेन से मिलकर लाइन बन रहा है। देखिए दो प्लेन से, दैट मीन्स ये जहां जो ये लाइन दिया हुआ है, दिस लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, अनसिमेट्रिकल फॉर्म। यहां पे जो लाइन दिया हुआ अनसिमेट्रिकल फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको इस अनसिमेट्रिकल फॉर्म लाइंस के बीच जो एंगल्स है वो फाइंड आउट करना है आपको।
अभिनव लग रहा है सो गया है। अभिनव सच में सो गए हो क्या? अच्छा, फिर रिप्लाई नहीं कर रहे हो। पिछला वाला समझ में आया था? ओके, चलिए तब तो ये हो जाना चाहिए भाई। अभी तक नहीं हुआ प्रत्युष? अच्छा नहीं हो रहा है। देखिए, ये पहले इस लाइन के बारे में देखिए। ये पहला प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, ठीक है। यहां और बहुत आसान है, यहां पे हमें लाइन नहीं फाइंड आउट करना है, ये ध्यान रहे, हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो अगर ये पहला लाइन है तो इसका कुछ डायरेक्शन को साइन सपोज कीजिए कि दिस इज समथिंग लाइक दिस, ये। तो अगर पहले लाइन का हम डीसीएस मान ले रहे हैं फॉर फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन डीसीएस जो है इसका वो है L1 M1 एंड N1, ये दिया हुआ है। तो ये जो है ये दोनों, तो ये देखिए पहला प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, तो ये डीसीएस जो है कुछ ऐसा होगा। तो यानी कि इस पहले के नॉर्मल और दूसरे के नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर होगा। तो हम कह सकते हैं कि 2L1, अच्छा 2L1 के यहां पे 1 है ना, L1 माइनस 2M1 प्लस N1, इसकी वैल्यू 0 होगी। देखिए यहां से नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन को साइन लिख लीजिए, 1 कॉमा माइनस 2 कॉमा 1, ये दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरे का क्या दिया हुआ है, 1 प्लस 2 यानी 2 कॉमा माइनस 2, ये दिया हुआ है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि L1 प्लस 2M1 माइनस 2 दिस इक्वल टू 0। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा देते हैं। तो L1 की जो वैल्यू होगी ये और ये डिलीट, माइनस टू 4 हो जाएगा, 4 माइनस ये क्या हो जाएगा 2 इक्वल्स टू M1 डिवाइडेड बाई ये दोनों डिलीट, 1 इंटू 1 1 हो गया, माइनस 1 इंटू -2, 1 इंटू -2 तो माइनस माइनस प्लस इसको कर देगा, इक्वल्स टू N1 डिवाइडेड बाई ये डिलीट 1 इंटू 2 2 माइनस 1 इंटू -2 तो माइनस माइनस प्लस 2 कर देगा। इस तरह से तो आपको मिल जाएगा L1 बाई 2 इक्वल्स टू M1 बाई 3 इक्वल्स टू N1 बाई 4। ये पहले का डीसीएस हो गया। यहां पे देखिए आपने डायरेक्शन को साइन लिया हुआ था, तो डायरेक्शन को और ये मान लीजिए समथिंग कांस्टेंट के आ गया,
तो डायरेक्शन कोसाइन डिवाइडेड बाई 2, डायरेक्शन कोसाइन डिवाइडेड बाई 3, डायरेक्शन कोसाइन डिवाइडेड बाई 4, ये आपको कांस्टेंट मिल रहा है लेमडा। दैट मींस ये पहले लाइन का डीसीएस आ गया, डीआरएस आ गया, सॉरी डीआरएस आपको मिल गया कितना, 2, 3 और 4, ये पहले लाइन का डीआरएस आ गया। सिमिलरली दूसरे लाइन का डीआरएस निकाल सकते हैं क्या, तो दूसरे लाइन के लिए मान लीजिए कि आपको मिल गया, ये दूसरे लाइन का ये हो जाएगा, तो L2 M2 N2 दूसरे लाइन का आपने डीसीएस मान लिया। अब ये दूसरे लाइन का डीसीएस इन दोनों नॉर्मल्स के परपेंडिकुलर होगा, तो यहां से हम कह सकते हैं इसका 1 2 1 है, यानी कि L2 प्लस 2M2 प्लस N2 दिस इक्वल्स टू 0, और यहां से हो जाएगा 3L2 प्लस 9M2 प्लस 5N2 दिस इक्वल्स टू 0, ये मिलना चाहिए। तो यहां से L2 निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, इसको डिलीट करते हैं, 2 इंटू 5 कितना होगा 10, 10 माइनस 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा 9 इंटू 1 9 इक्वल्स टू M2, M2 जब लेंगे तो ऑर्डर चेंज करते हैं, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, माइनस ये 1 इंटू 5 5 होगा, N2 जो हो जाएगा ये अंतिम वाला डिलीट हो जाएगा, क्या मिलेगा 1 इंटू 9 9 माइनस 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो यहां से L2 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू M2 डिवाइडेड बाई -2 इक्वल्स टू N2 डिवाइडेड बाई 3, ये आपको मिलेगा। तो ये दूसरे लाइन का डीआरएस मिल गया आपको, डीआरएस ऑफ सेकेंड लाइन। अच्छा पहले वाले में 1 -2 1 1 2 -2, पहले वाले में इसमें बोल रहे हो, फर्स्ट वाले में कि नीचे वाले में, इस वाले सेकंड वाले में, फर्स्ट चेक कर लेते हैं। इसके है ना भाई, यहां से 1 -2 1 है, ठीक है, दूसरे का क्या होगा 1 2 -2, इसके साथ L1 -2M1 प्लस N1 सही है, L1 प्लस 2M1 -2 N2 N1 होगा, हाँ N1 होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, हाँ N1 होगा, थैंक यू, ठीक है। तो यहां से हमें डीआरएस ऑफ सेकेंड लाइन मिल जाएगा कितना 1 -2 3, 1 -2 3। अब आपको जानते हैं दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको उनके किस पॉइंट से गुजर रहे हो उससे मतलब नहीं होता है, सिर्फ डीआरएस से ही मतलब होता है। दोनों लाइन का डीआरएस मिल गया है तो एंगल बिटवीन देम क्या होगा, तो मान लीजिए कॉस थीटा जो होगा, दोनों का डॉट ले लीजिए, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 3 इंटू ये -6 हो जाएगा, 3 इंटू 2, और ये 4 इंटू 3 ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 + 9 + 4 4 ये 16 हो जाएगा, 16 और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 + 4 + 9, 1 + 4 + 9 4 + 9 + 16, तो ये आपको मिल गया 8 डिवाइडेड बाय ये कितना होगा √29 इंटू √10 और 4 14 इतना हो गया। दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 8/√, इसको मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख देंगे, ठीक है, क्लियर है। तो अगर आज का ये सेशन ये जो अनसिमेट्रिकल फॉर्म अगर आपको नहीं दिया होता तो आप प्रॉब्लम में चले जाते, इस क्वेश्चन में चले जाते कि नहीं। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। हाँ 8 डिवाइडेड बाई √406 आएगा, कॉस इनवर्स 8 डिवाइडेड बाई √406। तो अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं देखते हम लोग, देखिए ध्यान ये देना है कि जब एंगल निकालना होगा तो पॉइंट की जरूरत नहीं है, और अगर पॉइंट निकालना होगा तो सिर्फ लाइन का इक्वेशन लिखने को देगा। तो अगर यहां पर देखिए
मैं वो क्वेश्चन अब नहीं दे रहा हूं कि लाइन का इक्वेशन, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो लाइन होगा उसी का इक्वेशन लिख सकते हैं। देखिए इसका डीआरएस तो आपको मिल गया, इसका डीआरएस मिल गया। अब मान लीजिए कि ये x1 y1 z1 इक्वल टू 0 पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तो हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सिमेट्रिकल लाइन होगा वो भी निकाल सकते हैं। z1 को 0 कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा। देखिए उसको भी सॉल्व करके दिखा, दूसरे वाले का अब हमें काम नहीं है। हम पहले वाले जो लाइन हैं, जो अनसिमेट्रिकल लाइन है, उनका सिमेट्रिकल फॉर्म क्या होगा ये देखना चाहते हैं। तो इसके लिए मान लेंगे कि ये दोनों, ये जो लाइन मिल रहा होगा वो x1 y1 और 0 पर ये दोनों प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो वी कैन राइट x1 माइनस 2y1 इक्वल्स टू 0, और यहां से x2 माइनस माइनस नहीं प्लस 2y2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम x बहुत सारे नहीं, x1 इक्वल्स टू 0 y1 इक्वल्स टू 0, दो लाइनें ओरिजिन से पास करता हुआ, तो डायरेक्टली वी कैन राइट x बाई 2 इक्वल्स टू y बाई 3 इक्वल्स टू z डिवाइडेड बाई 4। दिस विल बी द लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म। ये क्या होगा, ये जो लाइन दिया हुआ है इस लाइन का इक्वेशन ये हो जाएगा सिमेट्रिकल फॉर्म में। क्लियर है भाई? ठीक है, तो ओरिजिन से जब पास करे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ये दोनों प्लेन ओरिजिन से पास करते हुए प्लेन है। ठीक है भाई, ये एक सुंदर सा क्वेश्चन और है, उसको देखिए। तो यही सिमेट्रिकल फॉर्म था, ये लास्ट कॉन्सेप्ट था, और इसी के साथ आपका चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट फिनिश होता है। इसके अलावा कोई भी पार्ट नहीं पढ़ना है। वैसे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग तो कुछ पार्ट छूटे होंगे तो वो देख सकते हैं, बट मेजरली कोई पार्ट छूटा हुआ नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको देखिए। क्वेश्चन दिया है ओ ए बी सी डी ई, ओ ए बी सी डी इज अ रेगुलर हेक्सागन, is a regular hexagon, is a regular hexagon of side 2 units, of side 2 units in the xy plane, in the xy plane in the first quadrant, in the first quadrant, पहले क्वाड्रेंट में है भाई। ठीक है, ओ बीइंग द ओरिजिन, ओ बीइंग द ओरिजिन, ओ जो है ओरिजिन की तरह ट्रीट करना है, एंड ओ ए taken along x axis, taken along x axis, x axis. A point P is taken, a point P is taken on a line, on a line parallel to z axis, z axis through the center of the hexagon, through the center of the hexagon, center of the hexagon at a distance of 3 units, at a distance of 3 units from O, from O in the positive direction, in the positive direction, in the positive direction. Then vector AP is, vector AP is, ध्यान रहे हेक्सागन ये सब टाइप से, हेक्सागन, टेट्राहेड्रॉन, ये देखने में क्वेश्चंस बहुत लेंदी होंगे,
लेकिन जब इनका सॉल्यूशन प्रोसीड करेंगे तो उतना ही आसान होगा। अब देखिए इतना बड़ा लैंग्वेज होने का रीजन ये है कि हेक्सागन वगैरह जब भी क्वेश्चंस, ये जो भी इतना बड़ा जो भी दिया हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए इतना लिखा हुआ है। देख रहे हैं, आपको एक्स वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, दैट मीन सभी डाटा पॉजिटिव होंगे, उसके लिए दे दिया हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, आप इधर उधर से ना सोचे, मतलब जो भी पॉइंट निकाले वो कोऑर्डिनेट फॉर्म में किस तरह से लिखे जाएंगे, उसके लिए लिख दिया कि भाई ओ ए जो होगा, ओ जो होगा ओरिजिन होगा, और आपका जो पॉइंट ए है वो एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है। तो ये सब डाटा को इजी बनाने के लिए जो भी लैंग्वेज दिए हुए हैं वो है। अब देखिएगा, एक लाइन में जैसे ही ये फिगर बनाओगे, आप इस पूरे 3 लाइन का काम फिनिश हो जाता है। 3 लाइन है उसका काम, जैसे ही आप फिगर ड्रॉ कर लोगे 3 लाइन का काम फिनिश हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो जो भी आपको क्वेश्चंस लेंदी देखा, देखने में लग रहा होगा कि क्वेश्चन लेंदी है, लेकिन भाई वो लेंदी आपके लिए किया हुआ है। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन को लेंदी देकर स्किप नहीं कर देंगे। ये क्वेश्चन देखने में बड़ा जितना है उतना ही आसान इसका कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये भी बात है भाई। यूजलेस डाटा जेई मेन वगैरह के क्वेश्चंस में जनरली नहीं देखने को मिलते हैं। जो भी डाटा दिया रहता है जेन्युइन डाटा होता है, क्वेश्चंस आप करेंगे तो उनका काम पड़ेगा ही। ठीक है, बहुत रेयरली देखने को मिलता है कि कुछ अननेसेसरी डाटा दिए हुए हैं क्वेश्चंस में, बट मैक्सिमम टाइम्स, या हाँ मैक्सिमम टाइम्स देखा जाता है कि जो जेन्युइन डाटा दिए रहते हैं। ठीक है, चलो अभिनव बनाओ दो सबसे पहले। अमन आप कुछ नहीं बोल रहे हो, क्या बात है? हो जाएगा प्रत्युष? लगभग। अभिनव तुमसे हो जाएगा? ये इस तरह का कोई मान लीजिए हेक्सागन है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, कहीं पर सेंटर होगा भाई, ए, ओ, ए, बी, सी,
डी ई, ठीक है, इस तरह से कर ले रहे हैं, इस तरह से एरो भी दिखा दिया हमने, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा ध्यान दें, सेंटर को फाइंड आउट करने जा रहे हैं हम, मान लेते हैं सेंटर जो है वो जी है, ठीक है, एफ भी मान सकते हो आप। तो आप देख रहे हो कि ये जो एंगल होता है वो कितना होता है, पहले तो ये दोनों लेंथ बराबर होगा रेगुलर है तो, और एंगल जो होता है 60 डिग्री होता है, इसको क्या कर लेते हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये 30 डिग्री एंगल हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। ये टोटल जो है वो 2 यूनिट्स है, 2 यूनिट्स है। अब चूंकि ये जो अगर इस ट्रायंगल में अगर हम जाएंगे ओ जी ए में, तो ये क्या होगा, आइसोसेलस ट्रायंगल होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओरिजिन ओ को ओरिजिन लिखा हुआ है भाई, देखिए मैंने अपने अपने एंड से नहीं लिखा हुआ है, ओ बीइंग द ओरिजिन, ठीक है, ओ बीइंग द ओरिजिन, ठीक है। अच्छा, आप ये वाला साइड देख के बोल रहे हो, अच्छा अब मैं ये बताता हूं, कुछ पार्ट इधर जाने से क्या होता है, हमें ओ कह रहा है कि ओरिजिन है लिखा हुआ है, और ये दैट मींस हमें ये समझना होगा कि सेंटर जो है वो इस साइड नहीं जाएगा, जो भी काम है देखो ए और पी से है, यानी सेंटर से पास करने वाला जो लाइन है उससे काम होगा, वो जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सो हमें इस पार्ट से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कुछ पार्ट इधर लाई कर रहा है, ठीक है। हमें जो काम है वो इससे, कि सेंटर से जो लाइन पास कर रहा है वर्टिकल, वो जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। और वो भी पॉइंट पी जो है वो ऊपर है, पॉजिटिव जेड एक्सिस में है, दैट मींस सब अगर मान लीजिए कि यहां पर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो हमारा पी पॉइंट जो है समथिंग इधर होगा, जो आउटसाइड ऑफ द बोर्ड होगा, ठीक है, आउटवर्ड ऑफ द बोर्ड, आउटसाइड नहीं, आउटवर्ड जो होगा बोर्ड के, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये 30 डिग्री होगा। अब ये आइसोसेलस ट्रायंगल है तो इसको डिवाइड करेगा, तो ये वाला जो पार्ट है वो 1 यूनिट होगा। तो अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखा जाए तो ये यही वाला 1 जो होगा एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट इसका मान लीजिए अल्फा और बीटा मान लेते हैं कोऑर्डिनेट जी का। तो अब चूंकि जी को हम अल्फा और बीटा मान सकते हैं क्योंकि ये कह रहा है कि ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, तो जेड कंपोनेंट तो ऑब्वियसली 0 होगा भाई। तो अल्फा की वैल्यू तो 1 हो गया। बीटा के लिए हम बोलेंगे कि tan ऑफ 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी, tan ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू ये हो जाएगा P बाई बी, दैट मींस दिस इज P जो है 1 है, एंड दिस इज व्हाट, बीटा। और tan 30 डिग्री की 1/√3 होता है, तो बीटा की वैल्यू जो है वो आपको मिल गया √3। तो बीटा इज √3। तो आपको ओजी वेक्टर, अगर ओजी वेक्टर आपको लिखना होगा, वेक्टर ओजी, तो आप ये लिख सकते हो कि दिस इज अल्फ आई कैप प्लस √3 जे कैप, ये हो जाएगा। अब आपको दिया हुआ है जीपी वेक्टर के बारे में, कह रहा है कि वेक्टर इससे पास करने वाला कोई पॉइंट जो है, इससे पास करने वाला कोई पॉइंट जो है वो कहां है, वो पैरेलल टू जेड एक्सिस है। यानी कि अगर हम पॉइंट पी को लें तो जो जीपी वेक्टर होगा, जी और पी को मिलाएंगे तो जीपी वेक्टर मिलेगा। ये जीपी वेक्टर जो होगा वो पैरेलल होगा जेड एक्सिस के, जेड एक्सिस के दिया हुआ है। इसका मतलब कि जीपी वेक्टर को आप समथिंग लेमडा यूनिट वेक्टर के से डिनोट कर सकते हो, यानी कि के डायरेक्शन में होगा कितना मैग्नीट्यूड होगा, तो लेमडा टाइम्स हमने मैग्नीट्यूड दे इसको लिख दिया। ओजी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ओजी वेक्टर को हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, यानी ओपी वेक्टर माइनस ओजी वेक्टर, एंड दिस इज लेमडा टाइम्स व्हाट, के, लेमडा टाइम्स के। अब ओजी वेक्टर अच्छा लेमडा टाइम्स वेक्टर के कितना दिया हुआ है देख लेने दीजिए, इधर P is taken on a parallel to Z through the center of the hexagon
एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। पी जो है ओपी वेक्टर यानी कि सही है। तो इसका मतलब जो ओपी वेक्टर होगा वो यहां से क्या मिल जाना चाहिए, ओजी वेक्टर हमने लिख दिया है, यानी आई कैप प्लस रूट अंडर 3 जे कैप प्लस लेमडा टाइम्स के कैप। ये ओपी वेक्टर को हमने लिख दिया, यानी ओपी वेक्टर हमारा पूरी तरह से इस तरह से मिल गया। अब ओपी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेंटर ओरिजिन से कह रहा है, यानी कि यही ओपी वेक्टर पोजीशन वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड जो है ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो 3 यूनिट्स दिया हुआ है, तो इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। दिया हुआ है आपको ओपी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है। तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, या लिख देते हैं 1 + 3 + लेमडा स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू होगी 3 हो जाएगी। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4 + लेमडा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9। तो यहां से लेमडा की वैल्यू जो होगी प्लस माइनस रूट अंडर 5 होगा। लेकिन प्लस होगा कि माइनस होगा आप बताइए, क्योंकि पी जो है अपवर्ड है यानी कि पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है, तो लेमडा की वैल्यू 5 रूट अंडर 5 हो जाएगी, प्लस वाला पार्ट हो जाएगा वो होगा। तो आपको मिल जाएगा ओपी वेक्टर, यहां से मिल गया ओपी वेक्टर, अब मिल गया आपको आई कैप प्लस रूट अंडर 3 जे कैप प्लस रूट अंडर 5 के कैप, ये मिल गया। आपको क्या चाहिए, एपी वेक्टर चाहिए ना, एपी वेक्टर चाहिए। एपी वेक्टर कैसे मिलेगा आपको, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी यानी ओपी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर, यही मिलता है ना। ओपी वेक्टर तो ये हमें मिल गया है, और ओए वेक्टर 2i हो जाएगा भाई, क्योंकि कह रहा है कि ये 2 यूनिट्स है और एक्स एक्सिस एलोंग एक्स एक्सिस है, तो ओए वेक्टर जो होगा 2i कैप हो जाएगा। तो वी कैन राइट आई कैप प्लस रूट अंडर 3 जे कैप प्लस रूट अंडर 5 के कैप माइनस 2i। तो दिस इज माइनस आई प्लस रूट अंडर जे प्लस रूट अंडर 5। अच्छा रूट अंडर 3 जे होगा, रूट अंडर जे हमने बोल दिया। क्लियर है भाई सभी को, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा प्रत्युष तुमको कोई डाउट है क्या, प्रत्युष हो तो बोल सकते हो भाई, नहीं है अच्छी बात है। एक आसान सा क्वेश्चन दे दे रहे हैं, ये इतना बड़ा नहीं होगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन ये है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इफ वेक्टर ए बी कॉमा सी आर थ्री vectors vectors such that vector a plus vector b plus vector c equals to 0, mod of vector a 1, mod of vector b ये दिया हुआ है 2, एंड mod of vector c ये दिया हुआ है 3। तो आपको फाइंड आउट करना है, देन a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a इज इक्वल टू इसकी वैल्यू निकालिए। ठीक है, a डॉट बी डॉट सी डॉट ए, इसकी वैल्यू निकालनी है। इस बार छोटा सा क्वेश्चन है,
वेल डन अभिनव, सही है। प्रत्युष, यहां से प्रोसीड कर लेना, ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूं। आप एक कर लोगे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो दिया हुआ है। क्या कर लोगे, इसका मॉड ले लोगे तो इसका मॉड भी जीरो होगा। पहले जो दिया होगा यहाँ पे ये वेक्टर होगा, अब ये मॉडुलस हो गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो भी जीरो होगा, स्क्वायर करोगे तो ये ए प्लस बी प्लस सी का डॉट ले लोगे, ए प्लस बी प्लस सी, और इस साइड तो आपको जीरो ही मिलेगा, ठीक है। अब ये ए, इसको मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस अब मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, एंड दिस इज गोइंग टू बी जीरो। ये जीरो हो गया, ये वैल्यू दिया हुआ है, अब आसानी से आप निकाल सकते हो। ठीक, एक और क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, एग्री करो, अदरवाइज हम, पता चले मैं बना हुआ तुम लोग निकल जाओ। चलिए, तो अभिनव कह रहा है यस सर, तो हम लोग देख सकते हैं, अब ये हो जाना चाहिए। चलिए, ये क्वेश्चन ऐसा है जो 3D प्लेन में सभी लोग कराते हैं, इसलिए मैं भी करा दे रहा हूं। कुछ और क्वेश्चंस हैं जो सभी लोग कराते हैं, मैं भी करा दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन है, अ वेरिएबल प्लेन, अ वेरिएबल प्लेन, a variable plane is at a constant distance, at a is at a constant distance constant distance p from origin, from the origin and meets the axis, and meets the axis, meet the axis in a b and c, a b and c. The locus of, the locus of the centroid of the tetrahedron o a b c is, ठीक है। कह रहा है कि कोई एक प्लेन है भाई, जो कांस्टेंट डिस्टेंस, ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस पर है, और वो आपके जो कोऑर्डिनेट एक्सेस है एक्स वाई जेड, उनको ए बी सी पर इंटरसेक्ट करता है। तो ओरिजिन के साथ ओ ए बी सी जो प्लेन है वो एक टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मेशन कर रहा होगा। तो उस टेट्राहेड्रॉन में सेंट्रॉयड का लोकस क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। सेंट्रॉयड का जो लोकस होगा वो फाइंड आउट करना है आपको। आसान सा क्वेश्चन है और आसानी के साथ हो भी जाना चाहिए। हो जाना चाहिए। देखिए,
मान लीजिए कि इंटरसेप्ट ए हो तो ए कॉमा जीरो हो जाएगा, इंटरसेप्ट बी हो तो जीरो कॉमा बी कॉमा जीरो हो जाएगा, और ये जीरो कॉमा सी मान लीजिए। तो क्या लिखे, इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। ये आपको क्या मिलेगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल्स टू 1। इस 1 को इस साइड लेके आ जाइए, तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी एंड दिस इज -1 इक्वल्स टू 0। ओरिजिन के साथ डिस्टेंस, हमने किसी पॉइंट के साथ आपको डिस्टेंस निकालना सिखाया था प्लेन में। जिस तरह से आप लाइन में करते थे वैसा ही प्लेन में कर लेंगे। लाइन में क्या करते थे कि अगर a कॉमा बी कॉमा या x1 y1 z1, x1 y1 और z1 कोई पॉइंट रहता था, और ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, इससे इसका डिस्टेंस निकालते थे। तो हमने क्या बोला था कि ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही होता था। उसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज कर लेंगे। यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है वो ओरिजिन है, तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा p वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आप ओरिजिन से जो डिस्टेंस p जो है, क्या होगा, p जो है वो आप इतना लिख सकते हो। देखिए 0 इंटू एक्स 1 इंटू जीरो, तो 0 हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 0 प्लस जीरो -1 का मॉड डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर। इसका ए स्क्वायर की जगह पे 1 बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह पे 1 बाई बी स्क्वायर और सी की जगह पे 1 बाई सी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू पी। तो अब आप इसकी वैल्यू p की डायरेक्ट अगर हम स्क्वायर कर लेते हैं तो हम कहेंगे 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू होगी 1 बाई पी स्क्वायर हो जाएगा, 1 बाई पी स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि सेंट्रॉयड क्या होता है, किसी भी क्लोज फिगर का जो सेंट्रॉयड होगा सभी कोऑर्डिनेट का एवरेज निकाल लीजिए। तो अगर मान लेते हैं सेंट्रॉयड का जो पॉइंट है वो क्या हो, अल्फा बीटा और गामा हो। लेट द सेंट्रॉयड को जी से डिनोट करते हैं, तो जी मान लेते हैं कि क्या होगा, अल्फा बीटा और गामा होगा, अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा हमें कैसे मिलेगा, तो अल्फा जो मिलेगा चारों कोऑर्डिनेट को ऐड कर देंगे, एक्स कोऑर्डिनेट को। तो यहां पर ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0, ए का कोऑर्डिनेट ए फिर बाकी सबका 0, तो आपको मिलेगा 0 प्लस ए प्लस 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 4। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आपको ए की वैल्यू मिल गया 4 अल्फा। सिमिलरली बी की जो वैल्यू मिलेगी वो 4 बीटा मिल जाएगा, और सी की जो वैल्यू मिलेगी वो 4 गामा होगा। ए बी सी को रिप्लेस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा, और फिर अल्फा बीटा गामा को एक्स वाई जेड से, हाँ इक्वल्स टू 1 बाई एक्स, नहीं 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर होगा ना। प्रत्युष थोड़ा चेक कर लो। तो यहां पर अगर हम अल्फा बीटा गामा को रखेंगे अल्फा बीटा और गामा के टर्म में, तो 1 बाई 16 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई 16 बीटा स्क्वायर प्लस 1 बाई 16 गामा स्क्वायर एंड दिस इज 1 बाई पी स्क्वायर। तो अगर हम देखेंगे अल्फा बीटा और गामा को एक्स वाई जेड से रिप्लेस करेंगे तो व्हाट वी गेट 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू 16 अपॉन पी स्क्वायर, 16 अपॉन पी स्क्वायर। हाँ पी स्क्वायर नीचे आएगा, बट आप प्लस में लिखे हो, इक्वल्स टू आप थोड़ा सा देखिए 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 16 बाई पी स्क्वायर होगा ना। आपने 1 बाई पी स्क्वायर लिखा है वो भी प्लस में, इक्वल उसके बाद लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान दे लीजिए। हाँ पी स्क्वायर नीचे ही आएगा ऑब्वियसली, बट जेड स्क्वायर के बाद इक्वल का साइन, जेड स्क्वायर के बाद इक्वल का साइन एंड देन पी स्क्वायर का टर्म आएगा। क्लियर है ये सभी को, अभिनव समझ में आया ये। इसी तरह से दे सकता है कि भाई यहां पे
कहेगा कि जो एबीसी जो प्लेन है, एबीसी जो प्लेन है, उस प्लेन का सेंट्रोइड का लोकस क्या हो जाएगा। तो हम इसमें अभी टेट्राहेड्रॉन में टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रोइड फाइंड आउट कर रहे थे, वहां पर ट्रायंगुलर प्लेन एबीसी मिलेगा, उसका हम लोग सेंट्रोइड फाइंड आउट करेंगे। तो वो 3 अल्फा 3 बीटा और 3 गामा के टर्म में आ जाएगा, और इस तरह से रखते तो वो 9/p² के टर्म में। ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं जेई मेन में, ठीक है। तो मे बी कि इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से प्रोसीड करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से अब क्वेश्चंस के पार्ट सिर्फ रह जाते हैं। अभी भी तुम इक्वल पहले लिखे हो, इक्वल 16/p² के बाद लिखे हो, चलो चेक कर लेना, ठीक है। तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास से सिर्फ क्वेश्चंस के पार्ट के साथ। थ्योरी का पार्ट पूरी तरह से फिनिश होता है आपका, ठीक है। ओके, बाय बाय।